हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अमित कोचिंग क्लासेस 360 के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सेम वही जिस तरीके से आपने पिछली क्लास में भी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करे थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। आज उन्हीं में से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी देखेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मिशन 2025 एंड 26 इस बार तो सिलेक्शन पक्का लेना ही है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ध्यान से। विच Portuguese लीडर्स इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी? किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी पेश करी थी? विच Portuguese लीडर, क्वेश्चन है विच Portuguese लीडर इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। जल्दी एग्जाम्पल, इसका ए है डी क्रिस्टियो दा कुना, फ्रांसिस्को डे अल्मोड़ा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अल्फोंसो डे अल्बुकर, या सी या डी मोर देन वन ऑफ दिस अबव, या फिर आपका ई नॉन ऑफ दिस अबव, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से, ठीक है, जल्दी करेंगे। कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए, किस पुर्तगीज नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या चीज बेट, ब्लू वाटर पॉलिसी की स्टार्ट करी थी? जल्दी बताओ। ठीक है, आओ कुछ इसके एक्सप्लेनेशंस भी देखते हैं, देन इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एक्चुअल में क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जरा ध्यान से सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि भारत में जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी या फिर जो नीति थी, भारत के प्रथम पहले पुर्तगीज गवर्नर जिनका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। क्या नाम था उनका? भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। और ये भारत के पहले गवर्नर भी थे, भारत में पहले गवर्नर थे जो पुर्तगीज नेता भी थे। ठीक है, उन्होंने भारत में एक क्षेत्रीय साम्राज्य के गठन के विरोध किया था। पुर्तगालीज क्या करा था? इन्होंने भारत में एक क्षेत्रीय साम्राज्य के गठन का भी विरोध किया और पुर्तगाली समुद्री प्रभुत्व को जारी रखने के लिए और व्यापार पर सख्त ध्यान देने के लिए समर्थन भी इन्होंने ही किया था। और इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसे को किस नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्या था? पुर्तगालीज गवर्नर थे, ये आपको समझ में आ चुका है। कहता है कि अपोज्ड द he opposed the formation of the territorial empire in India, ठीक है, for the constitution of Portuguese, ठीक है, maritime dominance and the strict focus on trade, and this came to be now as the blue water policy। उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने व्यापार को मजबूत करने के लिए और अपनी कंपनी को और अच्छी तरीके से मजबूती बनाने के लिए ब्लू जो आपके वाटर पे जो व्यापार करा जाता था, व्यापारिक माध्यम से उन पे क्या करा था? समुद्री पर क्या लगाया था इन्होंने? प्रतिबंध लगाया था। उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या करा था? सख्त ध्यान दिया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो चुका है फ्रांसिस्को डे अल्मोड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। आई होप, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. सो व्हाट डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड थीम ऑफ वर्ल्ड सोइल डे 2024. क्या है क्वेश्चन? कहता है कि विश्व मुद्रा दिवस 2024 का थीम क्या थी? क्या थीम थी? ए, मुद्राएं जहां से भोजन शुरू होता है, मृदा जहां से भोजन शुरू होता है. बी, मानवता को बचाने के लिए मृदा को बचाना या बचाए. सी, मृदा जीवन की शुरुआत है. सी क्या है? मृदा जीवन की शुरुआत है. मृदा मतलब सोइल. डी, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी या प्रबंधन. या ई, इनमें से कोई नहीं. इनमें से कोई नहीं. योर ऑप्शन ए, soils where food being. B, so save soil to save humanity. C, soil is the beginning of life. D, soil care measurement, monitoring and measurement. D, none of this. E, sorry, E, none of this. इनमें से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताएंगे. 2024 के लिए जो आपकी मृदा सोइल डे था, उसके लिए एक थीम डिसाइड करी गई थी FAO के द्वारा. उसकी विषय में पूछ रहा है. आइए देखते हैं क्या था. ठीक है, कहते हैं कि इस वर्ष के विश्व मृदा दिवस का विषय मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन है. क्या था? माप, निगरानी और उसका प्रबंधन. The theme this year's World Soil Day is caring of soil measurement, monitoring and management. World Soil Day is a celebrate every year on 5 December. कब? Every 5 December to raise awareness about the importance of good soil and the promote substance management of soil resources. Promote क्या करना है? प्रमोट सब्सटेंस मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज. आप सभी को पता है कि अगर हम खेती करते हैं, खेती में किस प्रकार से हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं और उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो हमारी मिट्टी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी रेट क्या होती है? गिर जाती है. वो अपने अंदर से नाइट्रोजन की क्षमता को भी खोने लगती है. उसी को वापस लाने के लिए 2024 में थीम डिसाइड करी गई थी. उस थीम का नाम क्या था? मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और उसका प्रबंधन. अगर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि मृदा संसाधनों में स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व मृदा दिवस को मनाया जाता है. साथ में इंटरनेशनल, ध्यान देंगे एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज ने 2002 में मृदा को सम्मानित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस का सुझाव दिया था, जिसे जून 2013 में खाद्य और कृषि संगठन, किसने? खाद्य और कृषि संगठन FAO सम्मेलन में विश्व मृदा दिवस की मंजूरी दी थी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. 2013 में इसको मंजूरी प्रदान करी गई थी. साथ में कहता है कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस एंड सजेस्टेड एन इंटरनेशनल डे ऑफ honor soil in 2002 in June 2013 and Food and Agriculture organized FAO Food and Agriculture Organization FAO. FAO की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है. तो FAO की फुल फॉर्म है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखेंगे 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी. ठीक है, एग्रीकल्चर कन्फर्म अप्रूव्ड वर्ल्ड सोइल डे, और इसी के माध्यम से 2013 के बाद हम सोइल डे को सेलिब्रेट करने लगते हैं. और 2024 की थीम थी मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन. क्या थी? माप, निगरानी और
प्रबंधन, माप, निगरानी और प्रबंधन। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी या फिर ई? कौन सा जल्दी बताएंगे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी सी नहीं, ऑप्शन डी, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन, सॉइल केयर, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। साथ साथ में लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द डंपिंग? डंपिंग शब्द के विषय में पूछ रहा है कि डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है? डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट, सेल ऑफ अ सब स्टैंडर्ड गुड्स। ऑप्शन बी, सेल ऑफ अ गुड इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। सी, थर्ड है, सेल ऑफ अ गुड इन अ फॉरेन मार्केट एट अ मार्जिनल कॉस्ट विथ वेरी हाई प्रॉफिट। फोर्थ है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कॉस्ट ऑफ ड्यूटी या कस्टम ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन है स्मगलिंग ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज। हिंदी में देखेंगे, एक उपमानक वस्तु की बिक्री करना। बी, सीमांत लागत से कम कीमत पर वस्तु को विदेशी बाजार में बेचना या बिक्री करना। सी, बहुत अधिक लाभ के साथ मामूली लागत पर किसी वस्तु का विदेशी बाजार में बिक्री करना। या फोर्थ है आपका बिना सीमा शुल्क चुकाए माल की तस्करी करना, स्मगलिंग करना। जल्दी बताएंगे कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? जल्दी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2, 3, 4, जो भी हो जल्दी बताओ। ओके, कुछ बातें हैं ध्यान देने के लिए, देखेंगे एक बार। ठीक है, देखते हैं। कहते हैं कि डंपिंग refers to the sale of a good in a foreign market at a price below its marginal cost। ये तो इसका आंसर हो चुका है, ध्यान से। क्या डंपिंग का रेफर्स होता है, क्या कहता है कि किसी भी प्रकार के गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस बिलो इट्स मार्जिनल कॉस्ट, लागत से कम बिक्री पर उसको बेचना, ठीक है। ये ना जानते हो आप, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि इन इकोनॉमिक्स डंपिंग इज अ टाइप ऑफ अ प्राइस फिक्सिंग particularly in the context of international trade. It's occur when a manufacturer exports products to another country at a price lower than the price it change in its domestic market or below its cost of production। लागत से कम मात्रा में बेचना। एक बार इसका हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं। कहते हैं कि डंपिंग विदेशी बाजार में सीमांत लागत से विदेशी बाजार में सीमांत लागत से कम कीमत पर बेचना किसी वस्तु की बिक्री के संदर्भित कहता है कि अर्थशास्त्र में डंपिंग विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में है, एक प्रकार का मूल्य निर्धारण है। ऐसा तब होता है जब विनिर्माता, कौन सा, जो मैन्युफैक्चर होता है आपका, किसी उत्पाद को किसी दूसरे देश में उसके घरेलू बाजार के लगाए गए मूल्य से कीमत पर या उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर निर्यात करता है। सपोज दैट अगर आपकी किसी चीज में 10 रुपए लग रहे हैं और आप इसको अदर सेल मार्केट में 8 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे?
डंपिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? डंपिंग कहेंगे। कभी कभार इस प्रकार की अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के निर्णय लेना पड़ता है, जिससे कि आप उसके मार्केट में टिके रह सके। ठीक है, सो आई होप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डंपिंग शब्द का क्या अर्थ था? सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु को विदेशी बाजार में बिक्री। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली डायनेस्टी से संबंधित है, ध्यान से देंगे। आपका ये जो क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडवल हिस्ट्री से। मध्यकालीन भारत। अरे क्या भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। दिल्ली डायनेस्टी से, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। और कौन से वंश की बात हो रही है? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश से संबंधित क्वेश्चन है। जरा ध्यान देंगे एक बार और कुछ बातें। आपको पता होगा दिल्ली डायनेस्टी की, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण 5 डायनेस्टीज थी, जिसमें सबसे पहले आती है गुलाम वंश। सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। फिर आते हैं आपका खिलजी डायनेस्टी। फिर आते हैं आपके अच्छा, इसके लिए एक चीज भी ध्यान रखेंगे, जी के तो सरल लगती है। गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। आपका 4th था सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। अंतिम में आता है आपका लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ये लोधी डायनेस्टी से ही पूछा गया प्रश्न है। कहते हैं कि व्हेन डाइड द इब्राहिम लोधी बिकम द सुल्तानत ऑफ दिल्ली। दिल्ली सल्तनत कब बना था? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? जल्दी बताएंगे, दिल्ली का सुल्तान कब बना था? दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आपको याद होगा इब्राहिम लोधी 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1517 में, कब? 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सल्तनत बना था या सुल्तान बना था। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इब्राहिम लोधी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। उन्होंने दिल्ली के अंतिम सुल्तान और लोधी वंश के अंतिम राजा के
राजा दोनों के रूप में कार्य किया। ग्वालियर ले जाने के, उनकी जो डेड बॉडी थी, ग्वालियर ले जाने के बाद मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा थे, उन्होंने उसे हरा दिया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और फिर उसी की हत्या कर दी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली डायनेस्टी के अंदर इब्राहिम लोदी एक ऐसा इकलौता इंसान था या इकलौता सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। अनदर आप किसी भी इतिहास को देख सकते हो, दिल्ली डायनेस्टी के कहीं ना कहीं चाचा भतीजा एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए थे, या फिर पिता अपने पुत्र या पुत्र अपने पिता को ही मारने में लगा हुआ था सल्तनत को चलाने के लिए। परंतु इब्राहिम लोदी एक ऐसा ही शासक था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा गया था बाबर से युद्ध करते हुए। बाबर ने 1526 में इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। लोदी वंश के संस्थापक, उनका नाम था बहलोल खान लोदी ने की थी, और जब उन्हें 1451 में सैयद वंश की जगह ली थी। कब ली थी इन्होंने? 1451 में जो आपकी सैयद डायनेस्टी थी उसकी जगह इन्होंने ली थी। किसकी? सैयद डायनेस्टी 1451 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या था? इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली in 1517. He saved both the last Sultanate of Delhi and the last king of the Lodi dynasty. He was defeated by the Rana Sanga. Of Mewar after the took Gwalior. ग्वालियर जाते समय कहते हैं कि बाबर डिफीटेड बाय द इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी एंड द किल्ड हिम, और इसको वहां पर मार दिया गया था। कहता है कि द लोदी डायनेस्टी वाज द फाउंडेड बाय द बहलोल खान लोदी व्हेन ही रिप्लेस्ड द शेयर डायनेस्टी इन 1451। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो चुका है आपका आंसर ए 1517। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, which state UT is home to Modera, which was the recognized as India's first village to run off continuous solar energy। ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो मोडेरा का गांव कहा जाता है या घर है, जिसे लगातार सौर ऊर्जा से चलाने वाला भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई थी। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और ऑल्सो नाउन एज कि राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है विश्व का, परंतु इसका आंसर सी नहीं है। जो मोडेरा है ये गुजरात के अंदर स्थित है। मोडेरा गुजरात के अंदर अवस्थित एक छोटा सा गांव है, मोडेरा जिला के अंदर। ठीक है, देखेंगे महसाणा जिला पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। ये आपका मोडेरा। ठीक है, कहता है क्या है? मोडेरा अ विलेज इन अ महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के अंदर आपका पड़ता है। महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाज नेम। कहते हैं कि इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर विलेज बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा से भी
सम्मानित किया गया है और इसे पूरा गांव भी घोषित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसको हम सोलर गांव कह सकते हैं। द सन टेम्पल, और आपको पता होगा जो सूर्य मंदिर है वो भी यहीं पर ही अवस्थित है, इज ऑल्सो एसोसिएटेड हियर। कह रहे कि विद मोडेरा, कहां पर है? मोडेरा गुजरात में अवस्थित है। कहते हैं कि और गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने पूरी तरीके से क्लेम किया है कि जो यहाँ का मंदिर है टू हैव द इंस्टॉल्ड ओवर 1000 सोलर प्लांट्स ऑन रूरल होम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रेसिडेंट्स। जो प्रॉपर तरीके से 1000 से भी ज्यादा घरों में क्या है, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो वहां के पूरे गांव में क्या करता है, बिजली को उत्पादन करता है। और साथ में कहता है कि दे विल बी प्रूव्ड विद सोलर पावर फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर फ्री में सबको बिजली प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, और साथ में जो आपका सन टेम्पल है वो भी 24/7 प्रॉपर तरीके से सोलर पे ही डिपेंड करता है, जिसपे सोलर पैनल के माध्यम से वहां पर बिजली प्रदान करी जाती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसी से संबंधित, एक बार आप देख सकते हैं। ये गुजरात के अंदर मोडेरा जो जिला है आपका, महसाणा जिले का, मोडेरा गांव का सन टेम्पल है। सन टेम्पल ऑफ काफी सुंदर है, और यहाँ पर पूरी तरीके से 20 × 7 या फिर आप कह सकते हो 24/7 यहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसी से संबंधित, एक बार ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन हो चुका है ऑप्शन ए गुजरात। कौन सा? ऑप्शन ए गुजरात। ओके डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, महसाणा जिले से संबंधित कुछ और बातें हैं, ध्यान देंगे। मोडेरा गुजरात के महसाणा जिले का एक गांव है जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये मंदिर चालुक्य वंश के राजा भीम फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था, और साथ में इसका टाइम पीरियड है 1026 से लेकर के 1027 में इसको बनवाया गया था। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द मोडेरा। कहता है कि मोडेरा इज अ विलेज इन अ महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ गुजरात। ठीक है, फोकस फॉर इट्स सन टेम्पल। द टेम्पल वाज बिल्ड बाय द किंग of Bhim first of the Chalukya dynasty in 2126 to 1227 AD. Some more interesting facts about the Modera village. Some interesting facts है, जरा एक बार देखेंगे। कहता है कि this village is situated on the banks of river पुष्पावती। वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है पुष्पावती। ये पुष्पा नदी के किनारे अवस्थित राज्य है, जो छोटा सा गांव है। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ मोडेरा इंडिया द फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, और यहाँ पर 24 घंटे और 7 दिन सोलर पावर के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और बिजली चलाई जाती है। साथ में कहता है कि द टेम्पल इज बिल्ड इन चालुक्य, जो आपके चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम क्या था, भीम फर्स्ट था, उन्हीं के माध्यम से इसको बनवाया गया था। और साथ में ये मरु और गुज्जर जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उस शैली पर इसका निर्माण किया गया था मंदिर का। कहता है आर्किटेक्चरल स्टाइल। कहता है कि मोडेरा डांस फेस्टिवल इज होल्ड एवरी ईयर इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी। कहता है कि जो मोडेरा का जो यहाँ का कल्चर है, साथ में और जो वहाँ का डांस फेस्टिवल है, वो 3rd वीक ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द उत्तरायण फेस्टिवल। कब किया जाता है? उत्तरायण को। आप जानते होंगे सूर्य का उत्तरायण, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में कहता है कि द मोडेरा सन टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द
अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से भी इस मंदिर को तोड़ा गया था, परंतु इसके अवशेष आज भी कुछ देखने के लिए मिलते हैं, परंतु वो पूरी तरीके से इसको ध्वस्त नहीं कर पाया था, बट इट्स रिमेन्स आफ्टर द स्टिल प्रेजेंट्स, और आज भी ये मंदिर उसी तरीके से खड़ा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें अमित कोचिंग क्लासेस 360। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी। ओके डियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।